आज हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th का लास्ट चैप्टर। ये क्लास 10 पढ़ने में थोड़ी स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगती है, इसलिए हम इसके सारे नोट्स कवर कर रहे हैं। साथ में काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ में सारे चैप्टर आपको कवर कराए जा रहे हैं। सो विदाउट करिंग एनी फर्दर डिले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th के चैप्टर 5 का नेम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। जब भी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर को ये वाला टाइटल क्यों दिया जाता है। तो इस चैप्टर का नेम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो मुद्रण का सिंपल मीनिंग है छपाई करना यानी छापना, जिसे बोलते हैं प्रिंटिंग। तो मुद्रण संस्कृति यानी छपाई का क्या इतिहास रहा, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया है मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। हम अपने विचारों चारों तरफ जहां नजर दौड़ाए हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज दिखाई देगी। किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर आदि आदि। यानी आप जब देखते हैं तो आपको सब तरफ ये चीजें दिखाई देगी कि सब तरफ कुछ ना कुछ प्रिंट किया हुआ है। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, ये वाली आप बुक देख रहे हैं, तो ये भी तो प्रिंट ही की हुई है ना। साथ में अगर आप किसी रोड पर जाते हो तो आपको वहाँ पर पोस्टर्स दिखते होंगे, एडवर्टीजमेंट दिखते होंगे। तो ये सब कुछ एक छपी हुई सामग्री है। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। सार्वजनिक दुनिया में यानी हम न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो ये भी एक छपी हुई सामग्री है। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं। यह सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया है। यानी आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये छपाई सिर्फ ऐसे ही नहीं चली, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। जब लोगों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी के टाइम पे तो न्यूज़पेपर आपके रातों रात छपते हैं, पर पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोगों के पास कैसे सूचनाएं पहुंचती थी, कैसे छपाई का इतिहास रहा, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे। ये इतिहास क्या है, समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई, आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी भूमिका क्या थी, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम जानेंगे। आगे दिया है इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। फर्स्ट टाइम कहाँ पर आया है? पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया कौन सी कंट्रीज हुई आपकी? जापान, उत्तर और दक्षिण कोरिया, चीन, मंगोलिया, ताइवान, ये देश आपके पूर्वी एशिया में आते हैं। फिर यूरोप में फैला और फिर ये मुद्रण संस्कृति का है अपने भारत में। हम मुद्रण तकनीक के इस प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। यानी ये प्रिंटिंग हमारी सोशल लाइफ में कैसे चेंजेस लेकर आई, ये भी हम आगे जानेंगे। अब यहाँ पर लिखा है प्रिंट के आने से पहले पुस्तक निर्माण, यानी पहले पुस्तक निर्माण हाथों से होता था बजाय प्रिंटिंग के। तो प्रिंटिंग जब नहीं चली थी तो लोग इस तरीके से एक संगठन बना के ऐसे प्रिंट करते थे, कैसे? हाथ से लिखते थे वो। नाउ नेक्स्ट पेज को टर्न करते हैं, जिस पे दिया है शुरुआती छपी किताबें। यानी फर्स्ट टाइम जब पहले का एंशिएंट टाइम था तब सबसे पहले किताबें कैसे छपना शुरू हुई। मुद्रण यानी क्या बताया मैंने आपको? प्रिंट की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। चीन, जापान और कोरिया क्या है? पूर्वी देश है, जो कि मैंने आपको आगे बताया था कि सबसे पहले पूर्वी देश में ये प्रिंटिंग की प्रोसेस आई थी। तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक अगर आपसे क्वेश्चन बना जाए तो आपको ये आंसर देना है कि सबसे पहले मुद्रण तकनीक का उपयोग कहाँ हुआ? चीन, जापान और कोरिया यानी पूर्वी देश में। ये छपाई हाथ से होती थी, यानी हाथ से छापा जाता था, न कि कोई मशीनों का यूज होता था। तकरीबन 594 ईसा से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी। देखो एक काठ का यूज होने लगा, क्योंकि आगे यहाँ पर रीजन दिया है, क्योंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकोर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। एकोर्डियन शैली का यूज किया गया काई में मुद्रण की तकनीकी में। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग, यानी जो भी वो प्रिंट करते थे बुक्स, उनको क्या कहा जाता था? सुलेखक या खुशखत। ठीक है, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई लिखते थे। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ हुआ? चीन में।
17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता यानी बढ़ोतरी आई। व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे, यानी सारी एंट्रीज जो भी व्यापार करते थे उसकी सारी एंट्रीज करने लगे काय की सहायता से प्रिंटिंग की। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी इन्हें पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे। यानी अब प्रिंटिंग का कारोबार क्या है, बढ़ता जा रहा है, तो लोग भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। पश्चिमी शैली के स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला शंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। यानी वहाँ पर एक नया प्रिंट का कारखाना खोला गया जो काय की कमी पूरी करता था, जो स्कूल की ज़रूरत होती थी उनकी कमी को। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली। यानी जब लोग हाथों से छापते थे, आपने आगे पेज पर देखा, अब उनकी जगह कौन लेने लगा, वो मशीनें। अब फर्स्ट में पढ़ते हैं जापान के बारे में कि जापान में ये सारी मुद्रण संस्कृति कैसे पहुंची। चीनी बौद्ध प्रचारक 768-770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ कार्ड पर खुदे चित्र हैं। आप इसे नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक लिखी गई थी कहाँ पर, जापान में। नाम क्या था, डायमंड। और इसमें क्या था, पाठ तो था ही, साथ में क्या था, इसमें डायग्राम का भी यूज़ किया था। नाउ जो भी इम्पोर्टेंट है, मैं एक भी चीज़ आपको नहीं छोड़ूंगी। तो नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। अब आता है यूरोप। तो यूरोप में मुद्रण का आना। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते से वहाँ पहुँचा। कब, 11वीं सदी में कहाँ पर आया ये, यूरोप में। 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा, कहाँ, यूरोप। जल्द ही यह तकनीक का बाकी यूरोप में भी फैल गई। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। यानी काय का जो भी वो प्रिंट कर रहे थे बुक्स, वो उसका निर्यात दूसरे देशों में भी करने लगे। निर्यात यानी दूसरे देश में कोई भी चीज़ अपनी भेजना। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगे, यानी काफ़ी जगह पर क्या है, पुस्तकों के मेले लगाए गए। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक यानी जो लिखते थे वो या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। यानी अब लोग क्या हैं, ऐसे लोगों को हायर करने लगे जो काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से लिखना जानते थे। तो अब उनको हायर करने लगे, तो वो हायर करके क्या करते थे, काफ़ी सारी सेम टू सेम कॉपीज बनवाते थे और उनको सेल करने लगे। अब इससे क्या है, व्यापार बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रोसेस कैसे समाज में फैल रही है। और कहीं ना कहीं ये प्रिंटिंग ऐसा सोर्स भी बन गई जो लोगों को रोजगार देने लग गई। पर अब ये क्या हुआ था कि जिस तरीके से ये लोग क्या कर रहे थे, बुक्स को सेल कर रहे थे, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। अब किताबें इतनी जल्दी तो लिख नहीं सकते, लिखने में टाइम लगेगा। तो सिर्फ 50 किताबें रेडी हो रही हैं, पर अगर 100 लोगों को किताब खरीदने की डिमांड है तो फिर वो डिमांड कहाँ से पूरी होगी। तो फिर क्या होता है, लेकिन किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय और श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें थी। यानी अगर पांडुलिपियों के इतने सॉफ्ट पेज है तो सामान्य सी बातें इधर से उधर कुरियर करेंगे उनको, तो वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करने लगे और उसके साथ का कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। यानी अब क्या हुआ, कैसे कैसे प्रिंटिंग आगे बढ़ रही है, आप देखते जाओ। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी। अब 1430 के दशक में क्या होता है, जो स्ट्रेसबर्ग एक प्लेस होती है, वहाँ का एक व्यक्ति होता है योहान गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग इसने क्या किया कि अंततः इसने क्या, एक मुद्रण तकनीकी का आविष्कार किया। अब क्या किया उसने, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। योहान गुटेनबर्ग ये व्यक्ति था। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबल।
तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ था। यानी पहले जो लोग हाथों से लिख रहे थे उसने एक ऐसी तकनीक का यूज़ किया जिससे एक साथ काफ़ी सारी प्रिंटिंग होने लगी, और उसने फर्स्ट टाइम क्या छापी, बाइबल, और उसकी कितनी कॉपीज बनवाई, 180। ये तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह नहीं ले पाई। अब ऐसा तो है नहीं जो लोग हाथों से लिख रहे हैं वो अपना पेशा पूरी तरह छोड़ देंगे, तो ये जो प्रिंटिंग की नई तकनीक आई ये पूरी तरह ऐसी जगह नहीं ले पाई कि सिर्फ सारे लोग ही इस प्रिंटिंग प्रेस का यानी इस मशीन का इस्तेमाल करने लगे। कुछ लोग अभी भी हाथों से ही लिख रहे थे। अब आगे आप ये जानेंगे कि जो मुद्रण क्रांति आई वो किस तरीके से अपने समाज पर असर डाल रही थी। यहाँ पर लिखा है, छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमत गिरी। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया। कैसे? जो लोग हाथों से लिखते थे उसमें क्या टाइम लगता था, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी, क्योंकि वो क्या करते थे, अगर खुद से मेहनत करके वो चीज़ लिखेंगे तो उस किताब को ज़्यादा वैल्यू पर बेचेंगे। साथ में जो स्याही वो यूज़ करते थे, जितना टाइम उनको लगता था, वो सभी की कॉस्ट को इंक्लूड करके उस किताब को बेचते थे। अब क्या है, जब से मशीनें आने लग गई तो एक साथ में काफ़ी सारी बुक्स एक साथ में छापी जाने लगी, तो उससे क्या हुआ, वक्त भी कम हो गया और साथ में जो किताबें थी उसकी कीमत भी गिर गई। बड़ी तादाद में प्रतियां छापना आसान हो गया, बाजार किताबों से पट गई और पाठक वर्ग भी बृहत होता गया। पहले की जनता श्रोता थी, तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई। यानी जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते उनको क्या बोलते हैं, श्रोता पाठक। तो श्रोता यानी सुनने वाला, तो जो किताब को पढ़कर सुनता है उनको श्रोता पाठक कहा जाता है। तो पहले क्या होता था कि किताबों को पढ़कर सुनाया जाता, तो ये जनता भी ज़्यादा क्या उन किताबों को खरीदने लगी। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। साक्षरता यानी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सीमित दायरे में थे। तो इन्होंने क्या किया, अब किताबें कैसे बेची जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको किताबें बेचनी है तो इन्होंने क्या एक तरकीब यूज़ की। अब जो पढ़ नहीं पाते थे वो भी दूसरों के माध्यम से उस किताब को सुनने लगे। तो इन लोगों ने क्या किया, जो लोकगीत होते हैं, जो लोक कथाएं होती हैं, जो ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनसे आम लोग रिलेट कर पाए, उन्होंने वैसी स्टोरीज उन बुक में छापना स्टार्ट कर दी। और ये लोक कथाएं या लोकगीत, ये स्टोरियाँ सिर्फ एक इंसान ही सुनता था, ये सारे क्या ऐसे झुंड बना के बैठ जाते थे, पूरी सभा ऐसे बैठ जाती थी और फिर इन कहानियों और लोक कथाओं को सुनाया जाता था। अब नीचे वाली लाइन में लिखा है, जो श्रोता और पाठक वर्ग है, यानी जो सुनने वाला है और जो पढ़ने वाला है, उन दोनों के बीच में एक अच्छे संबंध बनने लग गए। अब ये तो रही इन लोगों की बात, पर अब क्या होता है, जो लोक कथाएं, जो कविताएं लोग छाप रहे थे उसमें सिर्फ अच्छी कविताएं नहीं थी, कुछ ऐसी कविताएं भी थी जो धर्म के अंदर विवाद पैदा करती हैं, और कुछ ऐसी कविताएं भी थी जो सरकार के खिलाफ बोलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है, धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। यानी स्थापित सत्ता, यानी जो भी सत्ता वहाँ पर है, जो भी सरकार वहाँ पर है, उनके विचार से अगर जनता सहमत नहीं है, अगर असहमत है, तो वो क्या करेगी, अपने विचारों को भी छापकर फैला सकती हैं। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे। यानी अगर कोई आर्टिकल छप के आया जिसमें किसी सत्ता की बुराई है, यानी किसी भी सत्ता ने कोई कानून लॉन्च किया, कोई भी एक ऐसी स्कीम लॉन्च की जो जनता के लिए उपयोगी नहीं है, पर फिर भी उसको इस तरीके से सरकार बता रही है कि हाँ हमने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, तो जनता जो है वो क्या है, अब लोगों की आंखें खोलने के लिए ऐसी बातें उस न्यूज़पेपर में लिखने लगी जो जनता को जागृत करने लगी। तो यहाँ पर यही दिया है कि छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्यवाही करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। यानी ये बातें पढ़ने में छोटी लग रही हैं, पर जब ये चीज़ें हुई रियल में तो ये काफ़ी बड़े मुद्दे बन गई। हर कोई मुद्रित किताबों को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया उनके मन में इसको लेकर कई डर था। यानी अगर कोई ऐसी बात लोगों ने छाप दी, यानी जिसने ये बुक लिखी है, अगर बुक में कोई ऐसी बात छाप दी जो एक इंसान के दिमाग में बैठ गई है और वो बिल्कुल कट्टर बन गया है उस चीज़ को लेकर, तो ये एक काफ़ी बड़ा मुद्दा था। अगर कोई ऐसी चीज़ वो इंसान पढ़ लेगा तो ऐसे सिर्फ एक इंसान के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
कई सारे लोगों पर वो उसका असर देखने मिलेगा। जैसे कोई मूवी रिलीज़ होती है तो उस मूवी के अंदर अगर कुछ गलत सीन है या कोई ऐसे सीन है जो आक्रामक हो या किसी को हानि पहुंचाते हो, तो कहीं ना कहीं 5% जनता उससे इन्फ्लुएंस तो होगी, यानी कहीं ना कहीं तो वो लोग सीखेंगे कि हाँ ऐसे चीज़ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक डर का माहौल भी पैदा कर रही थी। आगे दिया है, कई लोगों को छपी किताबों के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जहन पर क्या असर होगा। ठीक है, अब आगे दिया है मुद्रण और प्रतिरोध। इस टॉपिक को मैं आपको इजीली समझा देती हूँ। देखो, पहली लाइन पढ़ो, छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। यानी जो कम शिक्षित लोग थे, जो कम पढ़े हुए लोग थे, वो क्या करेंगे, एक धर्म से दूसरे धर्म के बारे में जानेंगे। अगर आप शुरू से पैदा हुए, आप हिंदू धर्म के बारे में ही जान रहे हो, अगर आप कम शिक्षित हो, ठीक है, कम पढ़े लिखे लोग हो आप, तो आप शुरू से जान रहे हो कि मेरा धर्म मेरा धर्म मेरा धर्म। अगर आप ये किताब पढ़ते हो तो आपको फिर समझ में आता है कि हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, सिख धर्म भी है, और इन धर्म के क्या अपने उसूल है आप वो भी जानोगे। तो बस इसमें यही है। आपके नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि पढ़ने का जुनून। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पत्रिकाएं होती हैं, जो टाइम टू टाइम सारी न्यूज़ देती हैं, वो पत्रिकाएं कब से छपने लगी, 18वीं सदी से, ठीक है, जिनमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबारों और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें भी होती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है, दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। प्रगति यानी विकास होगा। लोग जिस बारे में, अगर सरकार के बारे में जानेंगे, देश के बारे में जानेंगे, तो लोग भी खुद प्रगति करेंगे। साथ में ज्ञानोदय यानी ज्ञान का उदय हुआ। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। वे निरंकुशवाद, यानी निरंकुशवाद क्या होती है, कुछ ऐसी सरकार होती है जिन पर किसी का अंकुश नहीं होता, यानी उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर वो जिस तरीके का भी शासन करना चाहे आपके ऊपर, वो कर सकती हैं। और आतंकी राजसत्ता, यानी जो डरा कर रखती हो जनता को, उनको आतंकी राजसत्ता बोलते हैं। आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौड़ लाएगी जो विवेक और बुद्धि का राज होगा। यानी किताबें इतना बड़ा चेंजेस कर सकती हैं। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मार्सिये ने घोषणा की कि छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यानी छापखाना एक ऐसी प्रगति है, ऐसी यानी एक प्रिंटिंग एक ऐसा अच्छा प्रगति दौर है जिससे क्या होगा, जो निरंकुशवाद है, जो सरकार आप पर जान करके जिस तरीके से आप पर कानून थोपती है, वो सरकार क्या है, पूरी तरीके से उड़ जाएगी। हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। यानी ये पॉइंट जो है, ये इसी लाइन पर डिपेंड करता है कि जो सरकार है उसको ख़त्म किया जा सकता है कलम की ताकत से। अब ये जो मुद्रण संस्कृति है वो अभी तक भारत में नहीं आई है, ठीक है। अभी कहाँ आई, हमने जापान की पढ़ी और कहाँ की पढ़ी, यूरोप की पढ़ी। अब ये जो मुद्रण संस्कृति फैल रही थी, इसके प्रभाव क्या हुए लोगों के ऊपर। पहला, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। यानी जो लोग भी उन किताबों को पढ़ रहे थे, उनके विचार और विकसित हुए। दूसरा, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई तकनीक को जन्म दिया। यानी जो लोग बोलना नहीं जानते थे, अब वो बोलने लगे। यानी वो ये जान गए कि हमारे राइट्स क्या है। तो इससे क्या हुआ, एक वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति का जन्म हुआ। तीसरा, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। यानी कई लोगों ने ऐसी किताबें छापी जो सीधा प्रहार करती थी किस पर, सरकार पर। यानी लोगों ने काफी ज्यादा संख्या में सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो ये चेंजेस सोसाइटी में आए और आप देख सकते हैं कि क्या क्या लोगों में उस टाइम परिवर्तन हुए होंगे। अब बात आती है बच्चे, महिलाएं और मजदूर की। 19वीं सदी के आखिरी से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। यानी जो बच्चे थे उनके लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, 1ली से 5वीं, यानी जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा।
बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। कहाँ? फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया, यानी बाल पुस्तकें छापने के लिए एक स्पेशल प्रेस खोला गया। इसको आप नोट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर दिया है महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीज और एक पेशिया पत्रिकाएं। देखो ये दोनों पत्रिकाएं कुछ ऐसी पत्रिकाएं थी जो औरतों को उनके चाल चलन के बारे में बताती हो, यानी कि औरत को इस तरीके से अपनी गृहस्थी संभालनी चाहिए या उसे ऐसे आदर करना चाहिए सबका। तो ये इस तरीके से जो पत्रिकाएं, दो पत्रिकाओं को नाम दिया है, इसमें इस तरीके की बातें बताई गई थी। 17वीं सदी से ही किराए पर किताबें देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आए। नोट करना, 17वीं सदी से ऐसे पुस्तकालय बनने लगे जो किताबें पढ़ने के लिए किराए पर देते थे। यानी अब अगर आपको बुक्स पढ़नी हो तो आप उन बुक्स को बाय करने के बजाय किराए पर ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है नए तकनीकी परिष्कार, यानी इस प्रिंटिंग में क्या चेंजेस आए, यानी और डेवलप हुआ ये। तो यहाँ पर देखिए 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। कब? 19वीं सदी में जो प्रिंटिंग प्रोसेस हो रही थी उसमें और भी डेवलपमेंट आपको देखने मिला। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। एक बेलनाकार प्रेस किसने बनाई? रिचर्ड एम हो ने। और कहाँ के थे ये? न्यूयॉर्क के। अब मैंने आपको बोल दिया था कि दूसरे देशों में तो ये छपाई आ गई, पर अब बात आती है हमारे भारत देश की। छपाई भारत आई। प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 16वीं सदी में किसके साथ आया? गोवा के जो पुर्तगाली थे धर्म प्रचारक, उनके साथ ये प्रिंटिंग प्रेस अपने भारत में आया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। डिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था जिसमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तिहार भी शामिल थे। दासों की बिक्री क्या? यानी जिसको भी दास चाहिए उनको पहले सेल किया जाता था, उनको पहले बेचा जाता था। लेकिन साथ ही वो भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर क्या किया, जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे उसने हिक्की पर मुकदमा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या करता, जो वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी थे उस पर कुछ ऐसे व्यंग्य करता था जिससे क्या हुआ, जो गवर्नर था जनरल वॉरेन हेस्टिंग, वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो गया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इनकी रक्षा कर सके। यानी अब जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, इस सरकार ने क्या किया, ऐसे लोगों को चुप करना शुरू कर दिया और ऐसे न्यूज़पेपर को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जो सरकार के हित में बोलती हो, यानी जो सरकार की छवि को अच्छा बताए। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे। ऐसे प्रयासों पर पहला राज था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रसिद्ध बंगाल गजट का। अब चैप्टर की स्टार्टिंग से लेकर एंड में आपको कुछ चेंजेस देखने मिल रहे होंगे। जो बुक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी वो कुछ अलग पर्पज से हुई थी। अब लोग इसका इस्तेमाल कैसे करने लग गए, यानी अपनी बातों को इसमें रखने लग गए, सरकार के खिलाफ बोलने लग गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं और समाज में कैसे लोगों के माइंडसेट बदल रहे हैं। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा रूढ़ी हिंदूवादियों के बीच विधवा दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस टली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लग गए। यानी किसी ने इस पूजा को अच्छा बताया, मूर्ति पूजा को किसी ने खराब बताया, तो इस तरीके से लोगों के अलग अलग तर्क सामने आने लगे। राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। नोट कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार जाम-ए-जहांनामा और शम्सुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। अब तुलसीदास की 16वीं सदी की जो किताब है रामचरितमानस, उसका पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। यानी तुलसीदास जी द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई थी वो लोगों तक पहुंचने लगी। मतलब कि यह धार्मिक पुस्तकें
बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई। अब प्रकाशन के नए तरीके कैसे सामने आए। छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे, यानी अब इस तरीके से कार्टून भी बनने लगे। नेक्स्ट पेज पर दिया है महिलाएं और मुद्रण, यानी वुमेन्स ने कैसे इस मुद्रण यानी इस प्रिंटिंग में इंटरेस्ट लिया, इस वाले पेज पर इसमें यही बताया है। प्रिंट और गरीब जनता, और गरीब जनता ने कैसे प्रिंट में इंटरेस्ट लिया ये यहाँ पर बताया है। इनमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नहीं छोड़ रही हूँ। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको ज़रूर बता देती। आगे दिया है 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा। जाति भेद यानी जातियों के बीच में जो भेदभाव होते हैं उनके बारे में कहाँ पर लिखा जाने लगा, पुस्तिकाओं और निबंधों में। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। गुलामगिरी किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने। कब? 1871 में। और इसका उद्देश्य क्या था लिखने का? जाति प्रथा, यानी जाति प्रथा पर जो अत्याचार हो रहे थे जाति को लेकर, उसके बारे में इन्होंने इस किताब में लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते थे। पेरियार क्या होता है? वो उस टाइम की ऐसी पोस्ट थी जो एक सम्मानित व्यक्ति के लिए यूज़ की जाती थी। जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे अपने भारत देश में पढ़े गए। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं थी। उसके बाद क्या होता है? 1935 से 55 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया, यानी जो मजदूर पर अत्याचार हो रहे थे उनके बारे में लिखा गया। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। यानी अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी वर्ग हैं वो प्रिंट के माध्यम से अपनी बात रखने लगे। अब क्या होगा? आम जनता अगर सरकार के अत्याचारों के खिलाफ बोलने लग जाएगी तो सरकार का सामान्य सा रिएक्शन होगा कि प्रिंट को बंद किया जाए। तो प्रिंट और प्रतिबंध, यही आपका लास्ट टॉपिक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी यही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। यानी पहले इनको लगता था कि जो प्रिंटिंग है ये नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं। पर बाद में क्या होता है, कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल दे। पर ये क्या है, किस चीज़ को लेकर परेशान थे कि जो इंग्लैंड के लोग थे, जो व्यापार थे बड़े बड़े, वो क्या है कभी भारत में अपना हल्ला ना बोल दे, क्योंकि इनकी कंपनी अपने भारत में आई थी और अगर इंग्लैंड के भी लोग अपने भारत में आ जाएंगे तो इनका व्यापार ठप हो जाएगा। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रेस को बंद करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। यानी पहले जो गवर्नर जनरल बेंटिक थे वो मान गए थे कि ठीक है, तुम वापस से जो न्यूज़पेपर है वो चला सकते हो। पर जो 1857 की क्रांति हुई उससे क्या है, सरकार का जो रूप था इस प्रिंट को लेकर, इस प्रेस को लेकर, वो पूरी तरह बदल गया। अब क्या होता है, सरकार पूरी तरीके से प्रेस को बंद करने का सोचती है। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। अब आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया जाता है।
ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ अब कोई भी नहीं बोलेगा। यानी जो भी इंसान ब्रिटिश सरकार की आलोचना करता है उसको या तो बंद कर दो जेल में या फिर पूरी तरीके से उसका आर्टिकल वगैरह हटा दो। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। यानी जो सरकार प्रेस को बंद कर रही थी इसका लोगों ने विरोध भी किया। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी, ये काला पानी एक जेल है, तो काला पानी जब उनको भेजा गया तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने अपनी केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए। यानी इस पूरे चैप्टर में हमने ये देखा कि प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई, जो मुद्रण संस्कृति है उसका क्या इतिहास रहा और किस तरीके से सरकार ने इसको बंद करने के लिए इतने प्रयास किए। तो इस चैप्टर का नाम ही था मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, जिसका मैंने पहले ही आपको जिक्र कर दिया था कि इसमें ये बताया जाएगा और पूरा हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया। अब आपकी जो ये क्लास 10 थी ये पूरी तरीके से कवर हो गई, जिसका टाइटल था भारत और समकालीन विश्व। अब हमें कौन सी क्लास स्टार्ट करनी चाहिए आप हमें कमेंट में ये जरूर बताएंगे। बाकी आप इस चैप्टर का रिविजन हमारे इंस्टाग्राम रील से कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम यूजर नेम है स्टडीफाई। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका यूजर नेम है स्टडीफाई। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो आप roxin4311 टेलीग्राम यूजर नेम से कांटेक्ट करके ये काफी सिस्टमेटिक नोट्स बाय कर सकते हैं, वो भी काफी कम प्राइस में। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।